देखिए, आज जो है आईपीसी जो है अपनी भारतीय दंड संहिता, उसमें सदोष अवरोध और सदोष जो है परिरोध को देखेंगे। सदोष अवरोध और सदोष परिरोध से संबंधित जो प्रोविजन है आपकी धारा 339 से 348 तक दी गई। 339 से लेकर 348 तक जो है दे रखे हैं, ठीक है। इसमें भी जो है आपकी धारा 339 में जो है आपका सदोष अवरोध और 340 में जो है सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया है। 339 सेक्शन 339 इसमें किसको परिभाषित किया गया है? सदोष अवरोध। याद रखना ये सेक्शन अवरोध, ठीक है। 339 में क्या दे रखा है? सदोष अवरोध को परिभाषित किया गया है। और 340 में क्या करा रखा है? सदोष परिरोध को परिभाषित किया है। सेक्शन याद रखने हैं आपको। 340 में क्या करा रखा है? सदोष परिरोध को परिभाषित किया गया। ये आपको ये सेक्शन याद रखने। इसके अलावा आपको सेक्शन याद रखने इनके दंड वाले कि 339 एक मिनट, इसका दंड 339 का दंड कैसे रखा है? 341 में, यहाँ लगा देते 341 में। और इसका दंड कहाँ दे रखा है? सदोष परिरोध का 342 में। 342 ये दंड है, ठीक है। ये 4 सेक्शन आपको याद रखने हैं, ठीक है। 339 सदोष अवरोध, 340 सदोष परिरोध। 339 का दंड 341 में, 340 का दंड 342, यानी कि सदोष अवरोध का दंड है 341 में, सदोष परिरोध का दंड है 342 में। अब बात आती 343 से लेकर 348 में क्या है? 343 से लेके जो लास्ट बचते हैं 348, इनमें क्या है भाई? इनमें विशेष दंड है, स्पेशल दंड बना, विशेष दंड का प्रावधान क्या है इनमें? विशेष दंड। हम आपको कौन से विशेष दंड? विशेष दंड इनकी मात्रा के आधार पर, इनकी गंभीरता के आधार पर विशेष दंड है। जैसे जैसे मामला गंभीर होता जाएगा वैसे वैसे उसकी सजा बढ़ती जाएगी। तो 343 से 348 तक इसी तरीके से आपको इसको याद रखना है। मोस्टली आपको 339, 340, 341, 342 ये याद रखने हैं। और ये याद रखते हैं कि 343 से 348 तक इसके विशेष दंड। विशेष दंड का मतलब इनकी मात्रा के आधार पर, अपराधों की मात्रा के आधार पर इनके दंडों का निर्धारण किया गया है। अब बात पढ़ते हैं इसको कि सदोष अवरोध पहले। सबसे पहले कि ये सदोष अवरोध क्या होता है? तो अवरोध का मतलब है आपके आने जाने के जो अधिकार होता है उसमें बाधा पैदा करना। अवरोध सिंपल भाषा में कहें तो आपके आने जाने में बाधा। इसकी परिभाषा देखिए क्या कहता है। ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को स्वेच्छा ऐसी बाधा डालता है कि उस व्यक्ति को उस दिशा में जिसमें उस व्यक्ति को जाने का अधिकार है जाने से निवारित कर दे, उस व्यक्ति को सदोष अवरोध करता है, यह कहा जाता है। अपवाद भी है फिर इसका एक। ये क्या कह रहा है? बाधा डालना है। सदोष अवरोध का मतलब है बाधा डालना। बाधा भी कैसी? विधि विरुद्ध रूप से, गलत तरीके से, ठीक है। अवैध रूप से। बाधा भी कैसे डालेंगे आप? अवैध रूप से। वैध रूप से डालेंगे तो थोड़ी ना होगा। वैध रूप से आप डाल सकते हो तो थोड़ी ना होगा। अवैध रूप से जो है आप जो है बाधा डालते। क्या हुआ ये? तो अवैध रूप से जो बाधा डाली जाती है उसके बारे में। अरे यार, ये मैसेज गलत टाइम पे आप लोग कर रहे हो। जब क्लास चल रही है तो कुछ लोग मानते ही नहीं, मैसेज कर रहे हैं। देखिए, बाधा क्या है? अवैध रूप से डालना।
अगर आपकी क्लास मिस हो गई या आपका क्लास डिलीट हो गई तो भी पहले आपको ज्वाइन करना चाहिए। ये थोड़ी ना कि क्लास के टाइम पे आप मैसेज करो कि अभी जोड़ दो, ऐसा थोड़ी होता है। बाधा का मतलब क्या है? अवैध रूप से बाधा डालना, ठीक है। मतलब काय में बाधा डालना? आने जाने के अधिकार में, आने जाने के अधिकार में। जो आपका आने जाने का अधिकार है, बिल्कुल बेरोक टोक जो अधिकार होता है ना आने जाने का, उसमें कोई बाधा डालता है तो उसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सदोष अवरोध कर, अवरोध पैदा कर रहा ना, बाधा पैदा, अवरोध मतलब बाधा। कैसी बाधा? भूमि अवैध। अगर कोई वैध बाधा है तो भाई नहीं आती। उदाहरण अपवाद देखिए इसका, कहता है भूमि के या जल के किसी प्राइवेट मार्ग में बाधा डालना जिसके संबंध में किसी व्यक्ति को सद्भावना पूर्वक विश्वास है कि वहां बाधा डालने का उसे विधि पूर्वक अधिकार है, इस धारा के अर्थ के अंतर्गत अपराध नहीं होगा। ये कह रहा है कि भूमि का कोई प्राइवेट अधिकार है, आपके खुद का प्राइवेट अधिकार है, ठीक है, जल का हो सकता है, भूमि का हो सकता है, उसमें आपने बाधा डाली और आपको लगता है कि भी इसमें बाधा डाल सकते हैं, प्राइवेट अधिकार है आपका। क्या होता है अब आप लोग कैसे? कई बार आपने देखे होंगे, देखिए खेत होते हैं गांव में, आप देखते हैं अब तमाम खेत हैं, एक खेत ये है, इधर भी बना हुआ है खेत, इधर भी बना हुआ है, इस तरीके से खेत बने हुए हैं, ये सारे खेत बने, इधर भी बना हुआ है। अब क्या है, मान लीजिए आपका खेत ये नंबर 2 नंबर का ये खेत है, उसमें बटे भी रहता है, नंबर भी रहता है। ये सामने बेचारे का ये किसी का खेत है, तो अब आप कहोगे कि यहाँ कहाँ से जाओगे, उड़ के जाओगे क्या? तो इसके लिए फिर आपको मार्ग दिया जाता है न्यायालय द्वारा कि भाई ये जो है मार्ग दूसरे के खेत से है, लेकिन वो आपको जाने का तो रहता है ना, खेती कैसे करोगे? नहीं, ऐसे खेत होते हैं गांव में जिनके पास खेत होंगे वो सब जानते हैं, दूसरों के खेतों में से जाना पड़ता है, खुद का मार्ग होता है आपका। अब इसके खेत में से जा रहे हो, इसको ये लगता है ये प्राइवेट अधिकार है इसके, जो खेत वाले का, इसका एक प्राइवेट अधिकार है, इसको ये लगता है कि भाई इसको रोकने का इसको राइट है, सद्भावना पूर्वक वो उसको रोक देता, तो फिर इसको जो है आप ये क्या कहते हैं, सदोष अवरोध नहीं माना जाएगा। अगर वो सद्भावना पूर्वक समझता है गलती में है, उसको लगता है कि उस अधिकार को रोकने का उसे जो है राइट है तो फिर उसे सदोष अवरोध नहीं माना जाएगा, अगर गुड फेथ में वो काम कर रहा है तो। लेकिन अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर, आपको किसी मार्ग में जाने का अधिकार है और वो जाने से रोकता है, मतलब आपके कुछ सीधी सी बात है, आपके सिंपल भाषा में याद रखें कि आपके आने जाने के अधिकार में रोक लगाना अवैध रूप से, गलत तरीके से, ठीक है। रोक भी कैसे लगाना? अवैध रूप से लगाना, जहां आपका अधिकार है और कोई आपको बाधा डालता है कि भाई यहाँ से नहीं निकलोगे, तो ये क्या है? ये सदोष अवरोध है। अब भाई कहोगे ये सदोष परिरोध क्या होता है? इसमें पूर्णतः लगा देता है रोक। सदोष परिरोध में क्या होता है? जो रोक होती है पूर्णतः होती है, इसमें पूर्णतः रोक लगा देता है कि भैया कहीं भी नहीं जा सकते, उस एरिया से बाहर ही नहीं। अब इसमें क्या होता है? अब अवरोध और बाधा में, इसमें जो है परिरोध में और अवरोध में अंतर क्या है? परिरोध में ये होता है कि मान लीजिए ये आपकी कॉलोनी का ये रास्ते हैं, यहाँ से इस तरीके से रास्ते बने रहते हैं, या मान लीजिए एक ये रास्ता यहाँ से आपका घर है, यहाँ से भी जा सकते हो आप और यहाँ से भी जा सकते हो, यहाँ से भी जा सकते हो। अब यहाँ किसी और का घर है, उसने रोक लिया आपको कि भाई यहाँ नहीं जाओगे, यहाँ से नहीं निकलो, वहां से निकल जाओ, भले यहाँ से निकलो, कहीं से भी निकलो, लेकिन यहाँ से नहीं निकलो। तो ये हो गई बाधा, इसको कहेंगे बाधा। ये क्या है? सदोष अवरोध है, ये अवरोध है। ये क्या है? अवरोध है, क्योंकि एक ही दिशा में जाने से रोका है ना, इधर से नहीं जा पाते, इधर से निकल आओ, इधर से निकल आओ, तो आपका मार्ग है, खुले है। हालांकि हालांकि ये भी राइट है आपका, लेकिन उसने रोका है, तो ये क्या है? अगर अवैध रूप से रोका है तो सदोष अवरोध है। अवरोध इसलिए क्योंकि आपका पूरी तरीके से बंद नहीं किया, आप यहाँ से निकल जाओ, यहाँ से निकल जाओ, ठीक। अब अगर ये आपको आपके घर में ही बंद कर दे या किसी स्थान विशेष में भी, चारों दिशाओं में, यहाँ से भी बंद कर दिए, यहाँ से भी बंद कर दिए, यहाँ से भी बंद कर दिए, चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया, यानी पूर्ण अवरोध लगा दी, कहीं नहीं जा सकते, तो वो हो जाता है सदोष परिरोध। मतलब एक तरीके से बैंड लिया, बिल्कुल घेर लिया, तो इसको कहते हैं सदोष परिरोध, ठीक है। तो सदोष परिरोध पूर्णतः आपके आने जाने पर रोक है, और अवरोध जो है एक निश्चित दिशा में जाने पर रोक है। और सदोष परिरोध क्या है? चारों दिशाओं में जाने पर रोक है, और ये एक दिशा में, बस इतना याद रखना, ये एक दिशा की रोक है और ये चारों दिशाओं में, हम चार ही दिशाएं होती हैं, चार की पांच नहीं होती, तो चारों दिशाओं में मतलब कहीं भी जाने पर रोक लगा देता है। ये केवल एक स्थान या एक जगह पे जाने पर रोक लगा देता है। अब बात आती है कि बाधा होती कैसे? कई तरीके से हो सकती है, ये आपकी भौतिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है, याद रखना, भौतिक भी हो सकती है और मानसिक भी हो सकती है। आप कहोगे भाई मानसिक कैसे होती? भौतिक, पहले तो भौतिक देख लें, भौतिक कैसे होती। भौतिक ऐसे होती कि भाई आपने कोई बैरिकेड लगा दिया, आपने गड्ढा खोद दिया,
है ना, या अन्य कोई बाधा डाल दी, कांटे डाल दिए, कांच डाल दिया, कुछ भी डाल दिया कि ये आदमी ना निकल पाए, ये तो भौतिक बाधा हो गई। ये तो सभी जानते भौतिक जो देख सकते हैं। कोई भी भौतिक बाधा कि भई आप कांच डाल दी, कोई भी रुकावट डाल दी कुल मिला के, चाहे बैरिकेड लगा दो, चाहे कुछ लगा दो, चाहे टेंट लगा दो, कुछ भी लगा दो कि भई आप यहाँ से ना निकलोगे, तो ये हो गया आपकी भौतिक बाधा। सिंपल होती है भौतिक। अब मानसिक बाधा कैसी है? मानसिक बाधा ऐसी है कि गार्ड बिठा दिया अपने गेट पे कि निकलेगा, इसको डरा दिया, या धमकी दे दी कि भैया यहाँ से निकले टांगे तोड़ देंगे तुम्हारी, तो ये मानसिक बाधा हो गई कि भाई इस घर से नहीं निकलोगे, हमारे घर के सामने से, ये रास्ता नहीं, उधर से कहीं से भी जाओ, यहाँ से नहीं निकलना, तो ये भी अवरोध। तो ये भी सदोष अवरोध और परिरोध दोनों हो सकता है। तो मानसिक भी हो सकता है, भौतिक भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि भौतिक ही हो। ठीक है, तो मानसिक भी हो सकता है। अगर कोई पूछे कि मानसिक हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है। इसमें उदाहरण भी आएगा कि आपने गार्ड बिठा दिया, चाहे वो सदोष अवरोध हो, चाहे वो सदोष परिरोध हो। आपने घर के बाहर आपको किसी व्यक्ति को, आप उदाहरण के लिए मान लीजिए सदोष अवरोध परिरोध है, जरूरी नहीं कि भाई इसको चार दीवारी के भीतर किसी को बंद करो। आपने किसी व्यक्ति को एक स्थान बेसिस पे खड़ा कर दिया कि भैया ये दायरा है 100 मीटर का, इस दायरे से बाहर नहीं निकलना, ये गार्ड खड़ा है, निकले तो ये गोली मार देगा, तो ये क्या हो गया? ये भौतिक तत्व हो गया। भाई यहाँ से निकलोगे, आपको डर है कि हमने निकला, हमने कदम बढ़ाया, आपको कोई बेड़ियां नहीं लगी, कोई दीवार नहीं है, चारों तरफ खुला हुआ है, लेकिन कह दिया कि इस जो मैदान है, जो क्षेत्र है, उससे नहीं बाहर नहीं निकलोगे, कदम रखोगे तो ये गार्ड आपको गोली मार देगा। तो ये क्या हो गया? ये मानसिक हो गया। तो इस तरीके का मानसिक तत्व हो सकता है। या आपने धमकी दे दी कि भाई यहाँ से कदम निकाले तुम्हारे को हम मार देंगे, तो ये मानसिक हो सकता है। तो दोनों प्रकार का हो सकता है, भौतिक और मानसिक दोनों प्रकार का हो सकता है। तो याद रखना आपको सेक्शन 339, 340, 341 और 342, ये चार सेक्शन तो आपको इसमें जो है याद करके ही रखना है। ठीक है, तो बाकी के जो सेक्शन है वो उतनी खास नहीं है, वो दंड के हिसाब से दी गए। विशेष जो दंड है इसके, इसकी मात्रा के आधार पर जो है कि दंडों का विभाजन उसमें किया गया है कि भाई कितने दिन का सदोष अवरोध होगा, परिरोध होगा, तो उसके हिसाब से दंडों का प्रोविजन इसमें आगे के जो सेक्शन है उनमें किया गया है। उदाहरण इसके महत्वपूर्ण सारे देखिए, एक उदाहरण देख लेते हैं 339 का एक मार्ग में जिससे होकर जाने का या का अधिकार है, सद्भावना पूर्वक यह विश्वास न रखते हुए, मतलब उससे गुड फेथ में विश्वास नहीं है, फिर भी कि उसको मार्ग रोकने का अधिकार प्राप्त है, बाधा डालता है या जाने से तद द्वारा रोक दिया जाता है, काने सदोष अवरोध किया। ये कह रहा है कि गुड फेथ में नहीं रोकता, वैसे ही रोक लेता है। तो क्या किया उसने? सदोष अवरोध का अपराध कारित किया। किसी मार्ग में आपका जाने का राइट था और हमने आपको रोक लिया, तो क्या किया? हमने सदोष अवरोध किया। गुड फेथ में भी नहीं रोका। गुड फेथ में रोकते तो एक अपवाद है, उसमें आ जाता। अगर प्राइवेट अधिकार है हमारा और हम गुड फेथ में आपको रोकते हैं कि भाई हमको लगता है कि हमारा राइट है, तो फिर वो अपवाद हो जाता है। अब 340 के उदाहरण देख लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट उदाहरण है आते हैं। पहला उदाहरण कहता है कि आपको दीवार से घिरे हुए स्थान में प्रवेश कराकर कहा उसमें ताला लगा देता है। इस प्रकार या दीवार की परिसीमाओं से परे किसी भी दिशा में नहीं जा सकता, कार्य या का सदोष परिरोध किया गया। ये कह रहा है कि दीवार से घिरा एक कोई स्थान होगा, कमरा हो सकता है, कोई भी स्थान हो सकता है, उसमें या मान लो एक कमरा था, हमने आपको बंद करा, चार दीवारी वाला कमरा, और उसमें बाहर से ताला लगा दिया, तो ये कौन सा अपराध है? अब आप किसी भी दिशा में जा नहीं सकते, सारी दिशाएं बंद हो गई आपके लिए, तो कौन सा अपराध हुआ? सदोष परिरोध का अपराध हुआ। एक और उदाहरण है का एक भवन के बाहर जाने के द्वारों पर बंदूकधारी मनुष्य को बैठा देता है और या से कह देता है कि यदि यह भवन से बाहर जाने का प्रयत्न करेगा तो ये या को गोली मार देंगे, कारण सदोष अवरोध के। ये उदाहरण है मानसिक। ये कह रहा है कि हमने घर के अंदर बैठा दिया, द्वार सब खुले हुए हैं, लेकिन गार्ड बैठा दिए, जितने भी दरवाजे थे सब पे गार्ड बैठा दिया और बोल दिया कि अगर आप घर से बाहर निकले तो आपको ये गार्ड क्या करेगा? गोली मार देगा। तो ये कैसा अपराध है? ये भी सदोष अवरोध परिरोध का जो है अपराध बनेगा। ये कैसा उदाहरण? दोनों उदाहरण इसलिए उन्होंने दे रखे। ये एक तो भौतिक दे रखा है कि बंद कर दिया, और दूसरा आपका मानसिक भी उदाहरण दे रखा उन्होंने कि भाई डर है, भय पैदा कर दिया आपके मन में। आप देखिए इनमें दंड है 441 कहता है सदोष अवरोध के लिए दंड। ये कहता है जो कोई किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध करेगा वह सादा कारावास है जिसकी अवधि 1 माह तक की हो सकेगी, या जुर्माने से जो 500 रुपए तक का हो सकेगा, या दोनों से दंडित किया जाएगा। 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड है कितना? केवल 1 माह का कारावास, केवल 1 माह का, वो भी सादा 1 माह का। कैसा कारावास? सादा कारावास, क्योंकि रोक ही तो लगा रहे हो,
दूसरी जगह से चले जाओगे तो 1 माह का सादा कारावास है या मात्र 500 रुपए तक का जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जाएगा जो आपका मार्ग में बाधा पैदा करता है या मार्ग को रोकता है या आपके आने जाने के अधिकार को रोकता है जहां आपका राइट है। लेकिन एक बात और ध्यान में रखना, ये रोक तभी है जब आपका राइट हो। आपका राइट है नहीं है कहीं से निकलने का और आप निकले तो नहीं होगा। अगर आपका राइट है और आप निकलते हो, अधिकार है आपका जाने का और कोई रोकता है, बाधा डालता है, तो फिर कितना, केवल 1 माह तक का सादा कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना। 42 का और देखिए सदोष परिरोध के लिए ये कह रहा है जो कोई किसी व्यक्ति को सदोष परिरोध करेगा वह दोनों में से किसी भांति के कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकेगा या दोनों से दंडित किया जाएगा। ये सदोष परिरोध के लिए दंड है 342 में सदोष परिरोध के लिए दंड है, 341 में सदोष अवरोध के लिए दंड है। 342 कहता है अगर कोई व्यक्ति सदोष परिरोध करता है तो कितना होगा, किसी भी भांति का कारावास हो सकता है 1 वर्ष तक का या जुर्माने से जो 1000 रुपए तक का हो सकता है। तो 1 वर्ष तक का कारावास है परिरोध में 1 वर्ष तक का कारावास है या 1000 रुपए तक का जुर्माना। कारावास दोनों किसी भी भांति का हो सकता है, कठोर भी हो सकता है, सादा भी हो सकता है, जैसा न्यायालय देना चाहे वैसा हो सकता है। ठीक है, उससे जो है दंडित किया जाएगा। अब एक उदाहरण आता है, इसमें तो नहीं दे रखा, एक उदाहरण आता है, एक व्यक्ति था उसको आगरा जाना था, कोई व्यक्ति गाड़ी में बैठा लेता है, उसको आगरा में नहीं उतारा जाता है, फिर उसको वहां दूसरी जगह आगे जाके उतार देते हैं, तो कौन सा अपराध किया? तो वो कौन सा अपराध होता है? सदोष अवरोध होता है जो परिरोध होता है, सदोष परिरोधी होता है। भले कितनी समय के लिए किया जाए वो सदोष परिरोध होता है, क्योंकि उसको आगरा उठलना था, वो चारों दिशाओं में आपने गाड़ी में बिठा लिया, उतारा है नहीं, तो सदोष परिरोधी होगा वो, ना कि सदोष अवरोध। ठीक है, भले कितने अल्पकाल के लिए क्यों ना हुआ वो, ठीक है, वो परिरोधी होगा। ठीक है, ये याद रखना। आता है वो उदाहरण, हालांकि इसमें एक्ट में नहीं दिया है कि एक व्यक्ति को बोले उदाहरण कोई भी बना देते हैं, किसी भी शहर का बना देते, बोले इलाहाबाद जाना था, उसको इलाहाबाद में नहीं उतार के बनारस में उतारा, तो भी कहीं भी उतारा हो उसको तो भी सदोष परिरोध का अपराध। उसको उतरना तो वहीं था, उस स्थान में उतरने से आपने रोक दिया, चारों दिशाओं में जाने से रोक दिया और ले गए भगा के आगे, तो भी सदोष कौन सा होगा? परिरोध का अपराध होगा, ना कि अवरोध का। आप कहोगे कि अवरोध हुआ, बोले अवरोध नहीं हुआ, परिरोध हुआ, क्योंकि जहां उसको उतरना था वहां आपने चारों दिशाएं बंद कर दी उसकी, वो उतर ही नहीं पाया। ठीक है, तो सदोष परिरोधी होगा, ना कि सदोष अवरोध। इस तरीके का उदाहरण आता है तो आपको याद रखना है। आप देखेंगे इसके विशेष दंड जो है, विशेष दंड दिए गए हैं आपके 43 से लेके जो है लास्ट के 48 तक, केवल इसमें दंड देखना है। अब इसमें प्रकार बताए रखे हैं। सेक्शन 343, सेक्शन 343 कहता है 3 या अधिक दिन के लिए परिरोध। ये कह रहा है 3 या अधिक दिन, 3 या अधिक दिन, मतलब 3 से ज्यादा दिन है, 3+3 है, यानी 3 से कम दिन का आपका जो है इसमें चला जाएगा। नीचे वाला जो अपना सेक्शन पड़ा 3 से अधिक दिनों की बात करेगा, कभी 3 दिन हो गए उसके लिए करते हैं, सदोष अवरोध हो परिरोध हो दोनों है इस सदोष। तो 3 या 3 से अधिक दिन के लिए करते हैं, तो इसमें लिखा है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या इसमें कितना है 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। इनको सीधा लाइटली देखना है, ज्यादा इसको आपको देखना नहीं। ये सेक्शन 344 कहता है, देखिए 344 कहता है 10 या अधिक दिन के लिए सदोष परिरोध, 10 या अधिक 10 दिन के लिए, 10 दिन से अधिक के लिए सदोष परिरोध करते हैं। ठीक है, 10 दिन से अधिक के लिए करते हैं तो 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना। यहाँ 3 वर्ष तक का कारावास है और जुर्माना। ठीक है, 10 दिन से अधिक की बात हो जाएगी तो 10 आपका 3 वर्ष और जुर्माना हो जाएगा, सदोष परिरोध की बात कह रहा है। ठीक है, आगे देखिए 345, 345 कहता है ऐसे व्यक्ति का सदोष परिरोध जिसको छुड़ाने के लिए रिट जारी हो चुकी है। सीधा लिख देते हैं रिट। अगर किसी व्यक्ति को छोड़ने के लिए रिट जारी हो चुकी है कि भैया इसको छोड़ो, और आप फिर भी बंदी बनाए हो, उसके लिए 345। तो ये सेक्शन थोड़ा सा याद रखना आपको, है ना, कि अगर रिट निकाल दी है, कई बार होता है ना, व्यक्ति नहीं मिल गया, न्यायालय में चले गए, बंदी प्रत्यक्षीकरण लगा दी, न्यायालय ने रेट निकाल दी, भैया छोड़ो उसे, अब छोड़ नहीं रहे हो रेट निकालने के बाद भी, तो भाई कितना तो क्या होगा? इस अध्याय में सदोष परिरोध के लिए विहित दंड के अतिरिक्त 2 वर्ष, तो जो ये कह रहा है इसमें 2 प्रकार की सजा है। इस अध्याय में सदोष परिरोध के लिए जो दंड है, सदोष
परिरोध के दंड के साथ, मतलब जो सदोष परिरोध का जो दंड है वो तो है ही है, उसके अलावा 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास, 2 वर्ष का अतिरिक्त अतिरिक्त कारावास और होगा। जो ऐसा भी अपराध है उसके हिसाब से तो जो सदोष परिरोध के लिए जो दंड है वो तो आपको हो गई, जो सदोष परिरोध के लिए जो दंड है वो होगा, साथ में 2 साल का एक्स्ट्रा होगा आपको, ठीक है, अगर रिट का उल्लंघन करते हैं। 346 देखिए क्या कहता है, ये भी सेक्शन याद रखना है आपको। 346 ये कहता है गुप्त स्थान में परिरोध, गुप्त लगते थे केवल, ये कह रहा है कि गुप्त स्थान में मतलब किसी को पता ना पड़े, इस प्रकार का अगर आप अपराध करते तो इसमें भी सेम सजा है। सदोष परिरोध के लिए जो दंड है वो तो आपको हो गई होगा, साथ में 2 साल का अतिरिक्त आपको, दोनों के लिए सेम है। सदोष परिरोध के लिए जो सजा है वो होगी, साथ ही साथ 2 वर्ष का अतिरिक्त कारावास। सदोष परिरोध की कौन सी सजा, जैसी भी अपराध किया हो आपने, अगर 2-3 अगर आपने ये मान लो ये दिन से अधिक का किया तो इसमें जो सजा है इसकी जगह है तो इसकी सजा, और 2 साल एक्स्ट्रा, 2 साल आपको एक्स्ट्रा मिलेगी, ये याद रखना है। जैसा अपराध किया सदोष परिरोध का वैसा, और प्लस 2 साल आपको एक्स्ट्रा भोगने पड़ेंगे दोनों धाराओं में, 345 और 346 दोनों धारा इंपॉर्टेंट है, पूछने सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, और ये दंड अतिरिक्त होगा 2 साल का। अब 347 देखिए, सेक्शन 300 347 347 कहता है संपत्ति उद्यापित करने या अवैध कार्य करने के लिए सदोष परिरोध। ये कह रहा है संपत्ति प्राप्त करना या अवैध कृत्य करना, संपत्ति, एक मिनट, संपत्ति है, संपत्ति या है अवैध कार्य या अवैध कृत्य, कोई भी संपत्ति मांगना है, किसी से छीनना है, उसके लिए करवा लिए भी लिखो अपनी जमीन जायदाद, या कोई अवैध कार्य कराना चाहते हो, जबरन कोई कार्य कराना चाहते हो उसके लिए। एक और देखिए लास्ट वाला, दोनों में सेम ही दंड है। 348 क्या है, 348 में संस्वीकृति उद्यापित करने या संपत्ति प्रत्यावर्तित कराने को विवश करने, ये संस्वीकृति या संपत्ति अपने नाम कराना, अपने नाम। प्रत्यावर्तन का मतलब है अपने नाम का, मैंने लिख दिया समझने के लिए, किसी के भी नाम कराना हो सकता है, मतलब दूसरे किसी व्यक्ति की संपत्ति किसी अन्य के नाम करा दी, अपने नाम करा दी उसके लिए, ठीक है। तो संपत्ति को प्रत्यावर्तन कराना है कुल मिला के। एक मिनट, 348, हाँ 348 इसी की कह रहा हूँ, 300 सॉरी 300 348 है। तो 348 में स्वीकृति उद्यापित वगैरह कराने के मामले में, ठीक है, दोनों में सजा कितनी है, 3 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, दोनों में है 3 वर्ष तक का, इसमें जो है कारावास प्लस जुर्माना, ठीक है, 3 वर्ष तक का कारावास होगा और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को दंडित किया जा सकता है। 347 348 में जो है सेक्शन वाइज इनको भी याद रख सकते हो आप, ठीक है। संपत्ति अवैध कार्य, तो सेक्शन वाइज ये सारे जो सेक्शन है जो अपन ने लिखे हैं ये सेक्शन वाइज ही हैं, इनको आप सेक्शन वाइज ही याद रख सकते हो, बस इसमें कुछ ज्यादा आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, ये याद रख सकते हैं। 345 ये सारे सेक्शन वाइज इंपॉर्टेंट है, बाकी आपको 339 40 41 और 42 ये आपको थोड़े पढ़ने और याद भी रखने हैं इनको, है ना। और बाकी के ये जो सेक्शन है नीचे के, ये केवल आपको क्या करने हैं, सेक्शन वाइज जो है याद रखने हैं। संस्वीकृति उद्यापित कराने के लिए ये पूछा जाता है, ये भी सेक्शन है ना, ये सेक्शन तो पूछ लिए जाते हैं, याद रखेंगे सेक्शन वाइज इनसे पूछ लिया जाता है, तो सेक्शन वाइज पूछा जाता है, बाकी तो फिर 339 40 41 42 से क्वेश्चन बनते ही हैं, तो वो तो आते ही हैं। ये जो सेक्शन है ये सेक्शन वाइज पूछे जाते हैं। अब देखेंगे आप आगे का, अब देखेंगे आपराधिक बल और हमले के विषय में।
दोनों है आपराधिक बल और हमला। और हमला ये कहां से, ये 349 से 358 तक। ठीक है, सेक्शन 339 से लेके 49 से लेके 349 से लेके 358 तक जाता है। देखिए बल की परिभाषा दे रखी है 339 में, 49 में, सॉरी 349 में, 349 349 में काय की परिभाषा दे रखी बल की। ये फिजिक्स में एक नियम है, आपने फिजिक्स जिसने पढ़ी होगी उसको पता होगा बल क्या होता है। बल होता है गति परिवर्तन गतिहीनता, है ना, इसमें वही लिखा है, वही परिभाषा लिखी है। क्या लिखा है देखिए, फिजिक्स की टोटल परिभाषा लिखी, लेकिन थोड़ा सा एक डिफरेंस है बस। ये लिखा है कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति पर बल प्रयोग करता है, यह कहा जाता है यदि वह उस अन्य व्यक्ति में गति परिवर्तन या गतिहीनता, ये क्या कह रहा है, गति, शब्द याद रखना है, गति परिवर्तन या गतिहीनता। ठीक है, गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है। ठीक है, तो तीन चीजें होती हैं, या तो गति कर दिया, गति परिवर्तन कर दिया, या गतिहीनता कारित कर दी। तो ये कह रहा है कि इसको क्या माना जाता है, इसको बल माना जाता है। गतिहीनता कारित कर देता है, या यदि वह किसी पदार्थ से ऐसे गति परिवर्तन या गतिहीनता कारित कर देता है जिससे उस पदार्थ का स्पर्श उस अन्य व्यक्ति के शरीर के किसी भाग से या किसी ऐसी चीज से जिसे वह अन्य व्यक्ति पहने हुए है या ले जा रहा है, या किसी ऐसी चीज से जो इस प्रकार स्थित है कि ऐसी संस्पर्श से उस अन्य व्यक्ति की संवेदन शक्ति पर प्रभाव पड़ता है, हो जाता है। परंतु भी लिखा है, परंतु यह तब जबकि गतिमान गति परिवर्तन या गतिहीनता करने वाले व्यक्ति पर उस गति परिवर्तन गतिहीनता को तस्मिन पश्चात वर्णित तीन तरीकों में से किसी एक तरीके द्वारा कारित किया जाता है। अब ये तरीके भी बताएं किन किन तरीकों से किया जाता है। पहला कह रहा है अपनी निजी शारीरिक शक्ति द्वारा, अपने खुद की शारीरिक शक्ति द्वारा कर सकता है। दूसरा किसी पदार्थ के इस प्रकार व्ययन द्वारा जिससे द्वारा कि उसने या उसके अपने या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा कोई अन्य कार्य किए जाने के बिना ही गति परिवर्तन या गतिहीनता घटित होती है। तीसरा कहता है किसी जीव जंतु को गतिमान होने, गति परिवर्तन करने या गतिहीन होने के लिए उत्प्रेरण द्वारा। तो तीन तरीके भी बता दिए कि गति परिवर्तन करेगा कैसे। तो मेन चीज तो ये है, ये तीन शब्द है, पहला तो है गति परिवर्तन और तीसरा गतिहीनता। चाहे वो खुद करे या किसी माध्यम से करे, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, खुद भी कर सकता है, किसी अन्य माध्यम से भी कर सकता है। अब देखिए फिजिक्स में और इसमें अंतर क्या है। फिजिक्स का नियम ये कहता है कि बल क्या होता है, किसी भी वस्तु में, बल कहता है किसी भी वस्तु में, ये कह रहा है किसी भी व्यक्ति में, ये अंतर है। फिजिक्स कहता है वस्तु में, किसी भी वस्तु में आप गति परिवर्तन करते, ये कह रहा है व्यक्ति, या व्यक्ति की बात हो रही है। फिजिक्स वस्तु की बात कहता है कि किसी वस्तु में आप गति परिवर्तन करते हैं, उसमें उदाहरण भी वस्तु का है। उदाहरण के लिए मान लो कोई गाड़ी खड़ी हुई है, वस्तु की बात कर रहे हैं अपन फिजिक्स की। कोई गाड़ी खड़ी हुई है, आपने जैसे कि स्थिर है, उसमें आपने धक्का मार दिया तो क्या हो गया, गति परिवर्तन हो गया, है ना। या कोई गाड़ी चल रही थी, या कोई गाड़ी चल रही है, आपने अपने बल से उसको रोक लिया तो गति परिवर्तन हो गया, है ना। या फिर गतिहीनता का तो किसी भी प्रकार का हो सकता है, उसकी स्पीड को कम करती है। घोड़ा दौड़ रहा है, आपने नाल खींची, रुक गया, वो भी गति परिवर्तन है। या घोड़ा खड़ा था, आपने चाबुक मारी, वो दौड़ पड़ा, वो भी गति परिवर्तन है ना। या जो दौड़ रहा था उसको एकदम से स्थिर कर दिया, रोक दिया, तो वो गतिहीनता हो गई, है ना। चलती हुई चीज को रोक लो, तो ये कहता था। अब इसमें क्या कहते हैं, इसमें व्यक्ति की बात कर रहा है कि आप कोई व्यक्ति है, कोई व्यक्ति मान लो जा रहा है, आप जा रहे थे, कोई व्यक्ति आपका हाथ पकड़ के रोक लिया, ये क्या है, ये बल है, बल प्रयोग है। ये आप जा रहे थे, रोक लिया, आप खड़े हो, आपको धक्का मार दिया, ये क्या है, ये बल प्रयोग है। उदाहरण के लिए मान लो आप कोई लेक पे खड़े हो, किसी तालाब के किनारे खड़े हो, देख रहे हो बढ़िया, पीछे से कोई आया, धक्का मार दिया, तो ये क्या है, बल है। आप दौड़ रहे थे कि कोई बीच में आके आपको हाथ पकड़ लिया, एकदम से रोक दिया, तो ये क्या है, ये भी बल है। ठीक है,
तो ये सब बल के उदाहरण दे रखे हैं। कुल मिला के गति परिवर्तन जरूरी नहीं कि व्यक्ति ने खुद ने करा हो, किसी भी माध्यम से कर सकता है। कई बार ऐसा होता है ना, आप मोटरसाइकिल के, बरसात का मौसम है, आप देखा होगा, बरसात का मौसम है, आप चले जा रहे हो, तो किसी व्यक्ति ने अपना हाथ नहीं लगाया आपके, पता आप मोटरसाइकिल से जा रहे हो, कार से जा रहे हो, किसी से भी जा रहे हो, या पैदल जा रहे हो, कोई व्यक्ति आया बीच में, पानी भरा हुआ, उसने पत्थर मारा, उसमें छींटे उठले, तो क्या होगा, उससे उससे आप बचाओगे ना। आप बचने की कोशिश करिए आपने, और आप नीचे गिर गए, आपके कपड़ों पे छींटे आए और नीचे गिर गए, तो ये भी बल है, ये भी बल है। इस तरीके से भी बल हो सकता है, जरूरी नहीं है। या किसी ने क्या किया, अपना अपना कुत्ता छोड़ दिया, आप दौड़ लगा के भाग गए, तो ये क्या, तो भी ये बल है, अभी तो बल ही बल है, ठीक है। केवल बल की परिभाषा है। अब ये बल आपराधिक कब हो जाता है, ये आगे के सेक्शन में बताइए। ये तो बल बता दिया उन्होंने कि जो आपका कृत है या आप जा रहे हो उसमें हो जाता है। बरसात के मौसम में बढ़िया सबसे उदाहरण है, गाड़ियां निकलती हैं एकदम से, आप अरे आराम से चले जा रहे हो, गाड़ी निकली और छींटे मारते चली गई, आप क्या करोगे, आपने अपने आप को बचाने की कोशिश करी और आप गिर गए गड्ढे में। तो ये क्या है, ये भी बल है, ये भी बल ही है। भले ही उसने अपने शरीर के द्वारा नहीं किया, किसी वस्तु के द्वारा किया या किसी भी माध्यम से किया, तो बल ही है। अब आता है बात, अब ये बल हो गया, पहला कह रहा निजी शारीरिक शक्ति के द्वारा भी कर सकता है, या किसी वस्तु के माध्यम से भी कर सकता है, और किसी जीव जंतु के माध्यम से भी कर सकता है। तो बल किस तरीके से हो सकता है, शारीरिक शक्ति द्वारा भी हो सकता है, मतलब ये कह रहा है कि शारीरिक शक्ति द्वारा भी बल कारित किया जा सकता है, वस्तु द्वारा भी किया जा सकता है, कोई भी वस्तु हो सकती है जो आपसे टच करे, या जीव जंतु, जीव जंतु के द्वारा भी हो सकता है, तीनों के द्वारा हो सकता है। आप बल किसी भी प्रकार से कारित कर सकते हो, अपने खुद के द्वारा जाके पकड़ लो, या कोई वस्तु जो आपके संपर्क में आए, जैसे उदाहरण दिया, या जीव जंतु भी हो सकता है, कुत्ता छोड़ दिए भाग गए आप, आपके पास पला हुआ है, ठीक है, तो ये बल हो सकता है, किसी भी प्रकार से हो सकता है। अब ये बल आपराधिक बल कब हो जाता है, अभी तो केवल बल है। आपराधिक बल कितने में, 349 में, 349 में बल है और 350 में आपराधिक बल है। 350 में क्या है, आपराधिक बल, नाम से जैसे लिखा है आपराधिक बल। जब कोई अपराध करने की दृष्टि से करते हो उसको, तब वो आपराधिक बल हो जाता है। कब होता है, ये लिखा है, जो कोई किसी व्यक्ति पर उस व्यक्ति की सम्मति के बिना बल का प्रयोग किसी अपराध को करने के लिए, या उस व्यक्ति को जिस पर बल का प्रयोग किया जाता है क्षति, भय या क्षोभ, ऐसे बल के प्रयोग से कार्य करने के आशय से, या ऐसे बल के प्रयोग से संभाव कार्य करेगा, यह जानते हुए साहस्य करता है, वह उस अन्य व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करता है, यह कहा जाता है। कुल मिला के पहला तो सिंपल है, जो लिखा है कि जब कोई बल अपराध कब हो जाता है, जब अपराध करने की दृष्टि, आपराधिक लिखना ना, अपराध करने की दृष्टि से, अपराध करने की दृष्टि से, ठीक है, कोई भी अपराध करने की दृष्टि से आप किसी पे बल का प्रयोग करते हैं, और उस बल से क्या होता है, किसी व्यक्ति को भय या क्षोभ, भय होता है डर जाता है वो, या क्षोभ होता है, भय होता है या क्षोभ होता है, किसी व्यक्ति को भय या क्षोभ कारित होता है, इस प्रकार का कोई काम करते हो, ठीक है। या संभावना है इसकी, अपराध करने की दृष्टि से करते हो, और उससे क्या होता है, किसी व्यक्ति को कोई भय या क्षोभ कारित होता है, या इसकी संभावना जो काम कर रहे हो, आपको ज्ञान है कि भी ऐसा करोगे ऐसा होगा। तो इस प्रकार का अगर आप कृत्य करते हो, तो ऐसा बल क्या कहलाता है, ऐसा बल जो है आपराधिक बल जो है कहलाता है। जब अपराध करने की दृष्टि से करते हो बल को, तो आपराधिक बल जो है कहलाता है। और ये कैसे अपराध है, ये भी शरीर को क्षति पहुंचाने वाले अपराध हैं। जो आपराधिक बल होते हैं शरीर को क्षति पहुंचाते हैं, जिससे मन को भी क्षति होती है, इसमें मन को भी क्षति होती है, मन को भी क्षति पहुंचाते, लिखा है ना क्षोभ, क्षोभ मतलब मन को क्षति, तो इससे मन को भी क्षति होती है, मन को, शरीर को तो होती ही है, साथ में मन को भी होती है। अब मन को कैसे होती है, उदाहरण अपन बरसात का ले रहे, आप गए कोई कीचड़ उठा गया, भैया गंदे संदे हो गए बिल्कुल, तो मन को क्षोभ हुआ, तो मन को भी हो जाता है इससे, शरीर को तो होता है कई नुकसान। अब पानी उछता, कोई नुकसान तो नहीं हुआ, कोई चोट तो नहीं आई, कपड़े गंदे हो गए, तो मन को लगा कि भाई देखो अब कहाँ तक जाना है, कैसा करके चला गया, तो ये क्षोभ हुआ मन को, ठीक है। या फिर शरीर को भी हो सकता है नुकसान, शरीर को आप गिर गए, चोट लग गई, तो दोनों प्रकार का, मन को भी हो सकता है और शरीर को भी हो सकता है, दोनों प्रकार का है, ठीक है। मन और शरीर को इसमें क्षोभ होता है इस अपराध में, ठीक है। तो कई बार मन को होता है, शरीर को भी होता है, दोनों प्रकार का हो सकता है।
आपराधिक बल आपने देखा कब हो जाता है, जब अपराध करने की दृष्टि से किया जाता है और मन और शरीर को आपको भय या क्षोभ कारित होता है, डर पैदा हो जाता है, भय पैदा हो जाता है, तो वो आपराधिक बल जो है कहलाता है। फिर इसमें कई उदाहरण दे रखे हैं, ये सारे उदाहरण इसके आपको पढ़ने हैं और सारे इंपॉर्टेंट है। पहला उदाहरण देखिए क्या कहता है, या नदी के किनारे रस्सी से बंधी हुई नाव पर बैठा है, कार रस्सियों को उद्भिद करता है और इस प्रकार नाव को धार में सा से बहा देता है। वहां का या को सा से गतिमान करता है और वह ऐसा उन पदार्थों को ऐसी रीति से वर्णित करके करता है कि किसी व्यक्ति की ओर से कोई अन्य कार्य किए बिना ही गति उत्पन्न हो जाती है। अतः कान ने यहाँ पर बल का प्रयोग सा से किया है, और यदि उसने या की सम्मति के बिना वह कार्य कोई अपराध करने के प्रयोजन के लिए या यह साहस रखते हुए या संभव जानते हुए किया है कि ऐसे बल प्रयोग से भय या को क्षति भय या क्षोभ कारित करे, तो कान ने आपराधिक बल का प्रयोग किया है। ये कह रहा है कि नाव थी, आप बैठे थे भाई, नाव में बैठे, नाव बंधी हुई, नाव जानते किनारे पे नाव क्या कहते हैं उसको, पाल के क्या कहते हैं, कुछ कहते हैं, तो उस नाव को बांध दिया जाता है। तो नाव बंधी हुई है, रस्सियों से किनारे पे खड़ी हुई है, आप उसमें आराम से इत्मीनान से बैठे हो, कोई व्यक्ति चुपचाप से पीछे से आया, उसने रस्सियों को खोला, तो रस्सियों को खोल के नाव, स्वाभाविक सी बात है कि नाव क्या होगी, नदी में बह जाएगी। तो उस प्रकार उसने क्या किया, भले ही खुद के शरीर को नहीं लगाया, ढक्का भी नहीं लगाया, नाव में केवल रस्सी खोली। तो कह रहा है कि ये भी जो है बल का प्रयोग यहाँ हुआ है। ये क्या है, केवल अभी तो बल ही है, लेकिन अगर यही काम उसने आपको क्षति भय या क्षोभ कारित करने के लिए कार्य किया हो, क्षति, तीन शब्द आएंगे, क्षति भय और क्षोभ, अगर इन उद्देश्य से अगर उसने वो कार्य किया हो, क्षति मतलब ये कि भैया आगे बह जाएगा, गिर जाएगा, मर जाएगा, डर जाएगा, है, तो इस तरीके से अगर उसने अपराध किया तो माना जाएगा कि उस व्यक्ति ने किया है आपराधिक बल का प्रयोग किया। अगर वो व्यक्ति जानता था, ये तीन शब्द जरूर आएंगे अगर आपराधिक बल है, क्षति भय और क्षोभ, ये तीन शब्द इंपॉर्टेंट है, क्षति भय और क्षोभ, ये आपको याद रखना है। क्षति भय या क्षोभ करने की दृष्टि से अगर बल का प्रयोग करते हैं तो ऐसा बल क्या कहलाता है, आपराधिक बल कहलाता है। ये रथ का उदाहरण है, एक व्यक्ति रथ पे चला जा रहा है, घोड़े में चाबुक मार देता है और उससे घोड़ों की चाल बदल जाती, घोड़े दौड़ते हैं, हो सकता है उस रथ से गिर जाओ, आप पहले रथ चलते थे ना, तो रथ यहाँ कान्हा जीव जंतुओं को अपने गति परिवर्तन, तो यहाँ जीव जंतुओं के द्वारा कर रहा है, एक उदाहरण था कि जीव जंतुओं के द्वारा भी की जा सकती है। आप घोड़ा गाड़ी पे बैठे हो, रथ पे बैठे हो आराम से इत्मीनान से, कहाँ पे, अब वैसे तो घोड़ा गाड़ी चलती नहीं, कहीं कहीं शादियों में जरूर चलती, दूल्हा बैठता है, अब दूल्हा बैठा हुआ है, बढ़िया पालकी में जा रहा है, आप गए पीछे से एक चाबुक मार दी, अब बेचारा भगा चला गया, तो ये क्या हो गया, ये आपका बल का हो गया। और अगर यही बल आपने अगर क्षति भय या क्षोभ कारित करने के आशय से किया है तो क्या हो गया, ये आपराधिक बल हो गया। उदाहरण के लिए आजकल आप देखते हो घोड़ी पे दूल्हा बैठता है, उदाहरण आप देखते भी होंगे, कोई ने पिंचवादी कुछ वादी, घोड़ा भगा, दूल्हा भगा चला गया, तो वो क्या हो जाएगा, आपराधिक बल हो जाएगा, अगर वो क्षति भय या क्षोभ कारित कर। स्वाभाविक सी बात है, क्षति अगर हो ना भी हो, अगर ना भी गिरे घोड़ा से और ना लगे तो भय तो हो गई होगा, तो क्षति भय या क्षोभ होगा तो वो आपराधिक बल की श्रेणी में आ जाएगा, चाहे जीव जंतु के द्वारा करो, चाहे किसी वस्तु के द्वारा करो, चाहे खुद करो, ठीक है। एक और उदाहरण आता है, हालांकि इसमें नहीं, तो सारे उदाहरण आपको इसमें पढ़ लेना है। धक्के वाला भी उदाहरण है कि सड़क पे था, का पालकी में सवार होकर जा रहा था, लूटने के आशय से उसकी पालकी को कुछ डंडा पकड़ लेता है, तो जो अब डंडा पकड़ने का उदाहरण क्या है, गति थी। पहले क्या होता था, पालकी हुआ करती थी, दुल्हन को ले जाते थे पालकी में, ये और लोग बाग भी जो बड़े लोग होते थे वो पालकी में जाते थे, तो पालकी में जा रहे हैं, पालकी में जा रहा था भाई, उसको रोक लिया, डंडा पकड़ लिया पालकी का, तो जो गति थी उसको आपने रोक दिया, तो ये भी बल है, ये भी बल है, लेकिन अगर इस बल में क्षति भय या क्षोभ है तो ये आपराधिक बल में बदल जाएगा, ठीक है। सारे उदाहरण इसके इंपॉर्टेंट है, बहुत सारे उदाहरण है इसमें और सारे इंपॉर्टेंट है, सबको पढ़ना है आपको, ध्यान में रखना। एक और है, सड़क पर साथ है आपको धक्का दे देता है, जो धक्का नॉर्मली होता है, भाई सड़क पर आपने धक्का दे दिया, वो बात देखिए, ये तीन चीजें जरूरी हैं आपराधिक बल के लिए। अगर हम नॉर्मली अब जा रहे हैं, भीड़ में जा रहे हैं, किसी को धक्का लग गया, गिर गया, तो फिर वो केवल बल है, आपराधिक बल नहीं, केवल बल कह सकते हैं उसको, आपराधिक बल नहीं कह सकते, क्योंकि ना तो क्षति का अर्थ था, ना ही कोई भय का था, ना क्षोभ का था। आप भीड़ में से निकले, कोई आपसी ठोकर मार के गिर गया, तो क्या वो आपराधिक बल हो जाएगा, नहीं, तो नहीं होगा, क्योंकि ये तीन चीजें होना जरूरी है।
कई बार होता है हम भीड़ से निकल रहे हैं या किसी को या अनजाने में किसी से टक्कर हो गई, वो गिर गया, लग गई उसके, तो वो फिर आपराधिक बल नहीं होता। उसके लिए ये 3 चीजें जरूरी है, आपराधिक बल के लिए ये 3 चीजें जरूरी। एक उदाहरण आता है, देखिए ये सारे उदाहरण आपको पढ़ने घर पे, ये नहीं कि पढ़ना नहीं, पढ़ना पड़ेंगे, इनमें से पूछा जाता है, सारे इंपॉर्टेंट है। अब एक उदाहरण आता है कि एक व्यक्ति नहा रहा था, एक व्यक्ति नहा रहा है, जैसे आप नहा रहे हो, मान लो आप नहा रहे हो, अभी सर्दियों का मौसम, अभी तो खैर गर्मियों का ही मौसम है, मान लो बरसात का, गर्मी का, ठंडे पानी से बढ़िया नहा रहे हो, पीछे से आया कोई व्यक्ति, उसमें क्या करा, उसने गर्म पानी डाल दिया, आपने देखा नहीं, मुंह पे साबुन बाबुन लगाया, उसने गर्म पानी डाल दिया और आपने बिल्कुल 1 2 3 डब्बे डाल दिए, जल गए, तो ये क्या हुआ, ये आपराधिक बल होगा, है ना। ये भी हालांकि उसने क्या किया, केवल पानी बदला, और आप पानी बदलने से क्या होगा, क्षति होगी, आपको नुकसान होगा, जल जाओगे, है ना। तो क्या होगा, ये आपराधिक बल होगा। अगर वो इन तीनों में से कोई एक वजह होती, क्षति, भय या क्षोभ कारित करना होता है, तो इसको भी क्या माना जाएगा, आपराधिक बल माना जाएगा। एक कुत्ते का उदाहरण जरूर देख लीजिएगा, इसमें कुत्ते का उदाहरण हमले में भी है और आपराधिक बल में भी है, लास्ट में है। का या की सम्मति के बिना एक कुत्ते को या पर झपटने के लिए भड़काता है। यहाँ यदि का से या को क्षति, भय, क्षोभ कारित करने का था, तो यहाँ का आपराधिक बल का दोषी है। जो लास्ट उदाहरण है सबसे इंपॉर्टेंट उदाहरण है, क्योंकि हमले में भी है और इसमें भी, दोनों में कुत्ते का उदाहरण है, और दोनों में क्या अंतर है, ध्यान रखना, पूछे जाता है ये उदाहरण। ये कह रहा है या की सम्मति के बिना एक कुत्ते पर झपटने के लिए भड़काता है, काय के लिए, झपटने के लिए क्या करता है, भड़काता है। झपटने के लिए मतलब कि कुत्ता लग, आप होता है ना, आपको कुत्ते का कोई भी नाम है, आपका वो टॉमी छू छू, वही कर रहा है, ये व्यक्ति कर रहा है, किसी व्यक्ति को भड़का रहा है झपटने के लिए, उसकी सम्मति के बिना, उसकी कोई सम्मति नहीं है, और आप भड़का रहे हैं, आपके पास कुत्ता है, वो कह रहे हैं छू छू कर रहे हैं, उसको भड़का रहे हैं झपटने के लिए, कि कुत्ता उस पर झपटे, उस पर हमला करे। तो इस तरीके से अगर आप उस पर भड़काते हो, तो ये क्या कह रहा है, यहाँ अगर आपका कोई क्षति, भय या क्षोभ कारित करने का था, अगर आपका यही तीनों आशय था, क्षति, भय या क्षोभ, तो क्या माना जाएगा कि आपने क्या किया, आपराधिक बल का प्रयोग किया है। अगर कुत्ते को झपटने के लिए भड़काना चाहते हैं, भड़काते हैं, झपटने के लिए क्या करते हैं, भड़काते हैं, भड़काना, ये याद रखना शब्द, धड़क, झपटने के लिए भड़काना, तो क्या हुआ, आपराधिक बल होगा, अगर क्षति, भय या क्षोभ कारित करने के आशय से आप ऐसा करते। ठीक है, अब देखिए 350 हो गया, अब 351 देखिए, इसी प्रकार का अपराध है, थोड़ा सा इससे आगे का है, हमला। हमला जो है 350 हो गया, 351 इसको मिटाए। ये सेक्शन याद रखेंगे, ठीक है, बल, आपराधिक बल और हमला, तीनों इंपॉर्टेंट सेक्शन है, पूछे जाते हैं, ठीक है। सेक्शन 351, ये क्या है आपका, हमला, ठीक है, हमला है ये तो धावा बोलना है बिल्कुल। ये क्या कह रहा है, जो कोई अंग विक्षेप या कोई तैयारी इस आशय से करता है, या यह संभाव जानते हुए करता है कि ऐसे अंग विक्षेप या ऐसी तैयारी करने से किसी उपस्थित व्यक्ति को यह आशंका हो जाएगी कि जो वैसा अंग विक्षेप या तैयारी करता है वह उस व्यक्ति पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाला है, वह हमला करता है या क्या चाहता है। इसका मतलब यह है कि हमला आपराधिक बल से पहले की प्रक्रिया है। हमला कैसी प्रक्रिया, आपराधिक बल से पहले की स्थिति, तैयारी। तो क्या कह रहा है, कोई अंग विक्षेप या तैयारी, अंग विक्षेप मतलब अपने हाथ पैर इस तरीके से चलाना, अंग विक्षेप या तैयारी, प्रिपरेशन इस तरीके से करना कि सामने वाले के मन में भय हो जाए कि ये आप उस पर क्या करने वाले हैं, आपराधिक बल, आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले, उसको ये लग जाए। तो ये जो अपराध है वो काय की श्रेणी में आएगा, हमले की श्रेणी में आएगा। मतलब आपके हाव भाव के द्वारा आपने अपनी, जैसे लड़ने के भी तरीके होते हैं, आप लड़ रहे हो, आपने अपनी क्या की, कुछ कॉलर कॉलर होती, शर्ट पहने ऊपर चढ़ाई, बाजू में ऊपर चढ़ाई, और सामने वाले व्यक्ति के तरफ दौड़े, तो ये क्या है, हमला है। अभी तक मारा नहीं, आपराधिक बल का प्रयोग नहीं, कि केवल 2 कदम आगे बढ़ा है, वो डर गया, तो ये क्या है, ये हमला है। ठीक है, तो तैयारी कर रहे हो किसी प्रकार की, आपने कहा भी देखता हूँ, तेरे को बंदूक उठाई और गोली भरना शुरू करा और बस, तो ये क्या है, ये हमला है।
मार दोगे तो फिर तो अलग ही बात हो जाएगी, लेकिन ये क्या है, हमला है, मतलब आपराधिक बल से पहले की अवस्था है, ये हमला है। तो इसमें क्या लिखा है, देखिए ये क्या कहता है, ये कहता है हमला कोई तैयारी या अंग विक्षेप द्वारा किया गया हो। तो हमला कैसे कर सकते हैं आप, तैयारी के द्वारा कर सकते हैं या किसी अंग विक्षेप के द्वारा जो है हमला कर सकते। दूसरा, ऐसी तैयारी आदि इस आशय से अथवा संभाव जानते हुए कि किसी व्यक्ति के मन में यह आशंका उत्पन्न हो जाए कि उसके विरुद्ध आपराधिक बल किया जाएगा। तो किसी व्यक्ति के मन में क्या आशंका उत्पन्न हो जाना चाहिए कि आपराधिक बल का प्रयोग उसके खिलाफ किया जाएगा। तो पहला तो अंग विक्षेप और तैयारी होना चाहिए। दूसरा, उस व्यक्ति के मन में जो है आशय उत्पन्न हो जाना चाहिए, इस बात का आशय उत्पन्न हो जाना चाहिए कि आप आपराधिक बल का प्रयोग करने वाले। तीसरा, उन परिस्थितियों में ऐसी आशंका का उत्पन्न होना युक्ति युक्त हो, और जो आशंका उत्पन्न होती है उसका युक्ति युक्त कारण हो। युक्ति युक्त, आशंका के लिए युक्ति युक्त कारण होना चाहिए। ये नहीं कि जबरदस्ती आप कह रहे हो हमें आशंका होगी, तो आशंका क्यों हुई, आशंका हुई इसके काम से, इसने जो कार्य किया, इसने जो एक्ट किया, इसने बंदूक भरी, इसने लाठी उठाई और दौड़ा हमारी तरफ, तो हमें आशंका होगी कि भैया आपराधिक। अब कोई व्यक्ति आपके लड़ाई हुई, कोई व्यक्ति लठ उठा के आपके पीछे दौड़े, तो स्वाभाविक सी बात है आशंका हो जाएगी, उसका वजह भी होगी, उसकी वजह क्या होगी, उसकी वजह होगी उसके एक्ट, जो उसने गतिविधियां की हैं, जो उसने तैयारी की है, जो उसने प्रिपरेशन की, वो उसकी आपकी जो है आशंका पैदा होने की युक्त वजह होगी। ठीक है, तो आपराधिक बल का प्रयोग करेगा तो ये क्या कहलाता है, ये हमला कहलाता है। स्पष्टीकरण लिखा है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, याद रखना, ये पूछा जाता है, केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। ये पूछा जाता है, केवल शब्द नहीं आते, शब्द अकेले से कहने से, मैंने कहा कि मैं तुमको छोड़ूंगा नहीं अभी, तो केवल शब्दों से काम नहीं चलेगा, या मैं तुम्हारे हाथ पैर तोड़ देता हूँ अभी, तो ये शब्दों से काम नहीं चलेगा जब तक कि शब्द के साथ ये तैयारी ना हो या कोई अंग विक्षेप ना हो। तो यही लिखा है कि केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, किंतु जो शब्द कोई व्यक्ति प्रयोग करता है वे उसके अंग विक्षेप या तैयारियों का ऐसा अर्थ दे सकते हैं जिससे वे अंग विक्षेप या तैयारी हमले की कोटि में आ जाए। तो केवल शब्द से काम नहीं चलेगा। हमने कहा तेरी टांगे तोड़ता हूं अभी, काम नहीं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, इनसे काम नहीं। लेकिन हमने कहा कि हम तुम्हारी टांगे तोड़ते और एक डंडा उठाया, 2 कदम आपकी तरफ बढ़ाए, तो फिर ये हमला हो जाएगा। मतलब शब्द के साथ अंग विक्षेप और तैयारी भी जरूरी है। शब्द प्लस अंग विक्षेप और तैयारी, इसमें प्लस लगा दीजिए। ठीक है, अंग विक्षेप और क्या कहते हैं शब्द, या बराबर लगा दीजिए, प्लस ही लगा दीजिए, शब्द आ जाएगा इसमें। ठीक है, शब्द प्लस ये सारी चीजें होना चाहिए। शब्द जो है कैसे हो, आपके अंग विक्षेप और तैयारी के साथ हो। केवल शब्द हमले की कोटि में नहीं आते, ये इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, इसको पूछा जाता है। क्या क्या केवल शब्द हमले की कोटि में आते हैं, शब्द हमले की कोटि में नहीं आते। केवल कहने का मतलब है कि केवल धमकी देना हमला नहीं है, धमकी के साथ तैयारी या अंग विक्षेप भी जरूरी, तब वो हमले की कोटि में आएगा। उदाहरण देखिए, बहुत अच्छा उदाहरण दे रखा मुक्के वाला, ये आता है, ये कह रहा है या पर अपना मुक्का इस प्रकार इस आशय से यह संभाव जानते हुए लाता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि या को मारने ही वाला है। का ने हमला किया, आपने किसी पे मुक्का हिलाया और उसको ये विश्वास हो गया कि आप उस पर आपराधिक बल का प्रयोग करने ही वाले हो, यानी उसको मारने ही वाले हो, तो ये क्या है, ये हमला है। ठीक, दूसरा कह रहा है का एक हिंसक कुत्ते की, ये मैंने कहा ना कुत्ते का उदाहरण, अब ये उदाहरण और उस उदाहरण में ध्यान में रखना, उसका जात उदाहरण था, मुख झपटने के लिए कह रहा था, और ये क्या कह रहा है, एक हिंसक कुत्ते का मुखबंदी इस आशय से यह संभव जानते हुए खोलना आरंभ करता है। मतलब मुखबंदी का मतलब होता है जो कुत्ता बंधा रहता है ना, जो पट्टा वट्टा अपने गली में बांध रखा है, आप उसका पट्टा खोलना शुरू कर रहे हैं कि भैया अभी देखो तो मैं देखता हूँ, तो वो क्या हो रहा है, आपका अंग विक्षेप हो रहा है, तैयारी हो रही है ना, प्रिपरेशन हो रही है, सामने वाला को लगा कि भी खतरनाक कुत्ता है भाई, ये झपटाने वाला है, तो ये क्या है, हमला है। इसमें लिखा है का एक हिंसक कुत्ते की मुखबंदी इस आशय से यह संभव जानते हुए खोलना आरंभ करता है कि उसके द्वारा या को यह विश्वास हो जाए कि या कुत्ते पर आक्रमण कराने वाला है, का ने हमला किया। अब उससे ये लग गया कि भाई ये कुत्ते को छोड़ने वाला है हमारे ऊपर। ठीक है, आपको लगा कि भाई कुत्ते पे छोड़ने वाला है, तो ये कौन सा अपराध हो गया, ये हमला हो गया। ठीक है, आपको विश्वास हो गया भाई हमारे ऊपर छोड़ने वाला है, तो ये क्या है, ये आपराधिक, ये सॉरी हमला है।
ये कौन सा अपराध है? हमला। मुखबंदी वाला उदाहरण बस एक शब्द याद रखना, मुखबंदी पूछा जाता है। अगर ध्यान नहीं आ रहा, समझ नहीं आ रहा तो ध्यान रखना, उसमें मुखबंदी हो रही है, मतलब कुत्ते का पट्टा खोला जा रहा है। और ऊपर वाले जो उदाहरण था आपका, 1 मिनट, कहाँ पहुंच गया तो, 351 में। हाँ, ऊपर वाला जो उदाहरण था वो कुत्ते को झपटने के लिए भड़काता है, ठीक है, वो झपटने के लिए भड़का रहा था। और यहाँ इस कुत्ते की मुखबंदी कर तैयारी कर रहा है, प्रिपरेशन। कुत्ता बंधा हुआ है, आपका बंधे रहते हैं घर में, और आप उसका क्या कर रहे हो? खोल रहे हो। एक उदाहरण और है लास्ट इसका, या को कहते हो कि मैं तुम्हें पीटूंगा, एक छड़ी उठा लेते हैं। मैंने कहा ना, हमने कहा कि हम आपको मारेंगे और एक छड़ी उठा लेते हैं। यहाँ यद्यपि केवल कह रहा है, केवल शब्द कि भैया तुम्हें पीटूंगा, हमला नहीं है। लेकिन अगर शब्द किसी कार्य को जो आप एक्ट कर रहे हैं उसको कोई अंग विक्षेप या तैयारी के द्वारा कोई भी क्या कहते हैं, इसमें लिखा है छड़ी उठा लेता है। यहाँ यद्यपि का द्वारा प्रयोग में लाए गए शब्द किसी अवस्था में हमले की कोटि में नहीं आते, यद्यपि केवल अंग विक्षेप बनाना जिसके साथ उन परिस्थितियों का अभाव है जिसमें कोटि में ना भी आए, तथापि शब्द द्वारा स्पष्टीकृत वह अंग विक्षेप हमले की कोटि में आ सके। ये कह रहा है कि जब आपने कहा कि भाई मैं तुमको पीटूंगा, और छड़ी या छड़क जो भी उठा लिया आपने मारने के लिए, तो आपकी जो एक्टिविटी है, आपका जो हाव भाव अंग विक्षेप है या तैयारी है, तो वो अगर हमले की, अगर वो सामने वाले के मन में इतना भय पैदा कर देती कि उसको लगता है कि आपराधिक बल का प्रयोग, यानी आप मारने ही वाले हो उसे, तो फिर वो हमले की कोटि में आ जाएगा। ठीक है, केवल शब्द कहने से काम नहीं चलेगा, साथ में कुछ एक्टिंग भी करना पड़ेगी, ठीक है, तब जो है हमले की कोटि में आएगा। तो एक तरीके से हमला क्या है? आपराधिक बल से पहले की अवस्था है। हमला क्या होगा? पहले हमला, हालांकि पीछे दे रखा है सेक्शन, लेकिन हमला क्या है? आपराधिक बल से पूर्व की अवस्था। फिर आपराधिक बल तो हो ही जाएगा, जब मारोगे तो आपराधिक बल हो जाएगा। अब देखिए, ये तो हमला और आपराधिक बल हो गए। 1 मिनट। अब जो आगे जो आपराधिक बल हमले के लिए जो है दंड दे रखे हैं 352 से 358 तक। सेक्शन जो है आपके 352 से लेके 358 तक। ये भी सेक्शन कोई खास नहीं, इनमें केवल दंड है, केवल आपको 349, 50 और 51 यहाँ तक आपको याद रखना है। और फिर 352 कहता है गंभीर प्रकोपन होने से अन्यथा हमला करने या आपराधिक बल का प्रयोग करने के लिए दंड, दोनों के लिए। 352 में दो है दंड, क्या कह रहा है? गंभीर प्रकोपन, सेक्शन 352, ठीक है। और साथ में इसके देख लीजिए 358, 358 में क्या कह रहा है? 358 एक से दंड है दोनों में। 1 मिनट। 358 कहता है गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, ठीक है। 358 और 352 एक साथ ही देखिए। एक सेक्शन 358, वो 352, सेम दंड है दोनों में। ये कह रहा है गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, अन्यथा, ठीक है। 352 कहता है गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, और 358 कहता है आपका, एक मिनट, गंभीर प्रकोपन मिलने पर हमला या आपराधिक बल। गंभीर प्रकोपन मिलने पर, गंभीर प्रकोपन मिलने पर, ये कह रहा प्रकोपन के अधीन करते हैं, और ये कह रहा बगैर प्रकोपन के करते हैं। दोनों में ये अंतर है, धारा में अंतर ये, लेकिन सजा दोनों में सेम है। सजा इसमें कितना है? 3 माह तक का कारावास या 500 रुपए तक का जुर्माना, ये दोनों। 3 माह तक का कारावास, ठीक है, 3 माह तक का कारावास है इसमें, या 500 रुपए तक का जुर्माना, या दोनों, या 500, ठीक है, सीधा लिख दिया। 500 रुपए तक का जुर्माना या दोनों से क्या किया जा सकता है? दंडित किया जा सकता है। दोनों में सेम सजा है, इसीलिए। अब देखिए सेक्शन, ये जो सेक्शन, ये वाली सजा कोई खास नहीं है, आपको याद थोड़ा रखना, सेक्शन वाइज रख सकते हैं, पढ़ सकते हैं, कोई खास नहीं है। लोक सेवक को अपने कर्तव्य से भयोपरत करना, भय देना, सीधा लिख दे रहा हूँ, भय। भय किसको दे रहा हूँ? लोक सेवक को। लोक सेवक, लोक सेवक को अगर आप भय कारित करते हो तो 353 में जाएगा। इसमें कितनी सजा है? इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, या दोनों। इसमें 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना,
या फिर दोनों से क्या किया जा सकता है, दंडित किया जा सकता है। सेक्शन 354 354 कहता है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या ज्ञान से, ये इंपॉर्टेंट सेक्शन, स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से, लज्जा भंग लिख लेते हैं, ये सेक्शन पूछा जाता है, ठीक है, ये सेक्शन पूछा जाता है। ये कहता है स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, दोनों बात है, हमला या आपराधिक बल लज्जा भंग कितने में, 354 में। इसमें भी उदाहरण आता है, देखिए क्या कहता है। जो कोई किसी स्त्री की लज्जा भंग करने के आशय से या यह संभव जानते हो कि तद द्वारा उसकी लज्जा भंग करेगा, उस स्त्री पर हमला करेगा या आपराधिक बल का प्रयोग करेगा, दोनों बातें कह रहा है। तो दोनों में से किसी मादी कारावास है जिसकी अवधि 1 वर्ष से कम की नहीं होगी किंतु जो 5 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडनीय होगा। तो 1 से 5 वर्ष तक की सजा है इसमें। अगर कोई व्यक्ति जानबूझकर किसी स्त्री की जो है लज्जा भंग करने के आशय से उस पर हमला करता है, ठीक है, तो कितनी सजा है, 1 से 5, 1 से लेके 5 वर्ष, सीधा लिख लीजिए 1 से लेके, ये सजा भी याद रखना 5 वर्ष प्लस जुर्माना है इसमें, ठीक है। क्या करता है, हमला या आपराधिक पर लज्जा भंग करने के आशय से, 354 इंपॉर्टेंट सेक्शन है, ये पूछा जाता है। सजा भी पूछी जाएगी, 1 से 5 वर्ष तक का इसमें कारावास हो सकता है और जुर्माने से, ठीक है, और जुर्माने से उसे दंडित भी किया जा सकता है, प्लस में है जुर्माना। 1 से कम सजा तो होगी नहीं, वो 5 वर्ष तक की हो सकती है और ऐसे व्यक्ति को है जो है जुर्माने से भी दंडित किया जा सकता है। इसके बाद आता है 1 मिनट 354A, ठीक है, ठीक है। एक मिनट 354A सेक्शन 354A 354A क्या कहता है, 354A कहता है लैंगिक उत्पीड़न और लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड। तो लैंगिक उत्पीड़न के लिए दंड है कुल मिला के, उत्पीड़न, लैंगिक उत्पीड़न के लिए इसमें दंड है। लैंगिक उत्पीड़न तो आप जानते हैं, इसको फिर पढ़ना नहीं कि सेक्शन याद रखना, तो कोई भी कार्य होता है ये तो आप जानते हो लैंगिक उत्पीड़न कौन सी चीजें होती हैं। तो इस तरीके का अगर कोई कृत्य करता है कि लैंगिक उत्पीड़न में अगर वो परिभाषा में आता है कोई व्यक्ति इस प्रकार का कार्य करता है, तो इसमें जो है 2 प्रकार की सजाएं हैं। पहला लिखा है दूसरे क्लॉज में और तीसरी क्लॉज में। दूसरा क्लॉज कहता है ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 1, 2 और 3, 1, 2, 3 में जो देख रखे हैं कि शारीरिक संपर्क क्रिया वाले अपराध हैं, दूसरा लैंगिक स्वीकृति वाले अपराध हैं और तीसरा स्त्री की इच्छा के विरुद्ध है, यानी बालात अश्लील साहित्य दिखाना। इस प्रकार के अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है, कोई पुरुष अपराध करता है, तो उसे 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने या दोनों से दंडित किया जाएगा। पहला प्लस दूसरा प्लस तीसरा जो क्लॉज दे रखे हैं उनके अधीन अगर कोई पुरुष अपराध करता है तो 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। 3 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से उसे दंडित किया जाएगा, ठीक है। तीसरे क्लॉज के तहत अगर कोई व्यक्ति, इसमें लिखा है ऐसा कोई पुरुष जो उपधारा 1 के खंड 4 में विनिर्दिष्ट अपराध करेगा, 4 में है लैंगिक आवासीय टिप्पणी, कुल मिला के लैंगिक आवासीय टिप्पणी अगर कोई व्यक्ति करता है तो वो दोनों में से किसी माध्यम कारावास से जिसकी अवधि 1 वर्ष तक की हो सकेगी या जुर्माने से या दंडित किया जाएगा। तो इसमें है 1 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना या दोनों। तो ये लैंगिक आवासीय टिप्पणी के लिए है, ठीक है। तो कमेंट वगैरह करते हैं उनके लिए थोड़ी सी 1 साल की सजा, बाकी जो अपराध है उनके लिए 3 साल की सजा है, ठीक है। कोई कमेंटबाजी करी तो उसके लिए सीधा याद रखें कमेंटबाजी करता है तो 1 साल की सजा है, ठीक है। अब देखिए 354 का बी, 354 का बी कहता है स्त्री को विवस्त्र करने के आशय या ज्ञान, विवस्त्र करना सीधा सा याद रखें, विवस्त्र करना, ठीक है, विवस्त्र करना या वो विवस्त्र करने के आशय से उसमें हमला या आपराधिक बल का प्रयोग करना, ठीक है।
विवस्त्र मतलब होता है कपड़े उतारना, ठीक है। किसी स्त्री की जानबूझकर उस पर आपराधिक बल या हमला करता है, उसके कपड़े वगैरह फाड़ देता है, उतारता है, तो ऐसे पुरुष के लिए इसमें दंड है। इसमें कितने दंड है? इसमें जो है कम से कम 3 वर्ष जो 7 वर्ष तक का, 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, 3 से 7 वर्ष तक का कारावास और जुर्माना, ठीक है। और जुर्माने से ऐसे व्यक्ति को जो है दंडित किया जा सकता है जो स्त्री को व्यवस्थित। ये सेक्शन इंपॉर्टेंट है 354 के पूरे, मतलब 354 ही इंपॉर्टेंट है। 354 के अब एक क्लॉज कह लीजिए, तो इन 354 के जो अलग से जुड़े गए हैं, तो 300 है, तो 354 ही तो पूरा सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 354 ए हो चाहे बी हो, है ना, ये सारे के सारे चाहे सी हो, ये सब के सब सेक्शन इंपॉर्टेंट है। 354 पूरा के पूरा सेक्शन ही इंपॉर्टेंट है, ठीक है। याद रखना, इसको अच्छे से याद कर लेना सेक्शंस, इसमें से एक क्वेश्चन आपका आएगा, ठीक, सेक्शन वाइज आएगा, एक क्वेश्चन आएगा। 354 का सी, 354 का सी क्या कहता है? 354 का सी कहता है दृश्य रतिकता। 354, एक मिनट, 354 सी क्या हट गया है क्या? नहीं, एक मिनट, एक मिनट, चलिए ठीक है। 354 है दृश्य रतिकता, इसमें थोड़ा सा देखना पड़ेगा मुझे, ये हट तो नहीं गया। ये आपको देखना है लेकिन, दृश्य रतिकता है 354 सी में। तो ये भी वही उसी प्रकार का अपराध है कि कोई भी पुरुष या कोई भी स्त्री पूर्ण परिस्थिति में जिसके अधीन वह आप ये सोचती है, हाँ ये थोड़ा मुझे डाउट लग रहा है, ठीक है, नहीं हटा है, ठीक ठीक। तो ये दृश्य रतिकता है, ये कहता है 354 सी, 354 सी जो है दृश्य रतिकता वाला जो है, ये कह रहा है कि कोई स्त्री है जो उसको ऐसा लगता है कि वो प्राइवेट है अपनी, मतलब, और कोई व्यक्ति उसको छुप के देखता है ना। कोई भी देखिए, हर आदमी प्राइवेट रहता है, अपना प्राइवेट कोई काम कर रहा है, अब सामने वाला व्यक्ति उसको छुप के देख रहा है ना। तो वो सारे अपराध इसमें आ जाते हैं। आपने देखा होगा कोई भी, ये अपराध अधिकतर वहां होते हैं जो पब्लिक, जैसे पब्लिक टॉयलेट हो गए, वो सब हो गए, आपको या आपको पता नहीं आप उसमें हो और दूसरा आपको छुप के देख रहा है, कैमरे लगा के देख रहा है, कोई भी, तो वो सारे अपराध है, ठीक है। जहां कोई व्यक्ति ये आशा करता है कि भाई वो प्राइवेट है, तो ऐसे स्थान पर किसी को देखना झांकना, तो ये पुरुषों द्वारा किया जाता है महिलाओं के विरुद्ध, ठीक है। तो इस प्रकार का अगर कोई व्यक्ति अपराध करता है तो इसमें 2 प्रकार की सजा है। पहली सजा जो है 3 वर्ष तक की हो सकेगी, दंडित किया जाएगा और जुर्माने से भी दंडित होगा, ठीक है। पहली बार में तो 3 वर्ष, ठीक, और प्लस जुर्माना भी होगा। लेकिन फिर मानता है, फिर पकड़ा गया, तो कितना होगा? दूसरी बार करता है तो इसमें लिखा है दोनों में से किसी मादे कारावास है जिसकी अवधि 3 वर्ष से कम की नहीं होगी, किंतु जो 7 वर्ष तक की हो जाएगी। दोबारा करता है तो वही 3 से 7 जाएगा फिर, ठीक है, और प्लस जुर्माना। पहली बार करता है तो 3 वर्ष के लिए जाएगा, और दूसरी बार करता है तो 3 से लेके 7 वर्ष तक के कारावास से उसे दंडित किया जा सकता है, ठीक है। बाकी स्पष्टीकरण वगैरह लिखा है, प्राइवेट कृत्य क्या होते हैं ये सब, ठीक है। एक चीज और इसमें बता दी गई कि कोई अगर पीड़िता है, आपने देखा होगा आजकल सोशल मीडिया पे किसी की भी कोई से भी फोटो वायरल हो जाती है, प्राइवेट फोटो वायरल हो जाते हैं, तो ये उन्हीं के बारे में कह रहा है। दूसरा स्पष्टीकरण इसका कि मान लो कोई पीड़िता है, वो अपने प्राइवेट फोटो खिंचवाते हैं, अपनी इच्छा से खिंचवाती है, मर्जी से, उसकी मर्जी थी, इच्छा से खींचे हैं लोगों ने, मतलब जो भी उसका बॉयफ्रेंड हो, जो भी हो, दोस्त हो, फ्रेंड हो, अब दोनों ने इच्छा से खींचे, लेकिन उसने केवल उधर ही तक के लिए सीमित रखे थे, उसने कोई उसको अनुमति नहीं दी थी उसको प्रसारित करने की। अगर वो लड़का उसको प्रसारित कर देता है तो भी इस धारा के अधीन दंडनीय अपराध बनेगा, जब तक कि उसकी अनुमति खुद की ना हो उसको प्रसारित करने। भाई खुद की अनुमति हो तो कुछ भी करिए, कोई रोक रोक नहीं। आपकी खुद की अनुमति है, आप देते हो तो वो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन अगर आप इस तरीके के फोटोग्राफ खींचते हो और एक दूसरे के लिए खींचते हो और किसी को अनुमति नहीं है पब्लिश करने की, वो करता है कोई व्यक्ति पब्लिश, तो इस धारा के अधीन ही अपराध माना जाएगा। तो याद रखना वो कौन सी धारा में लगेगा? 310 वाली जो है धारा 354 सी के तहत ही वो दोषी होगा, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। अब ये इंपॉर्टेंट इसीलिए क्योंकि आजकल ऐसी घटनाएं होने लगी हैं, और चूंकि आईटी एक्ट वाला भी क्वेश्चन है तो आपसे पूछ सकते हैं कि भाई किस धारा में उसको दंडित किया जाएगा। आपको प्रॉब्लम बना के पूछ सकते हैं कि एक लड़का ऐसे काम करता है तो उसको किस धारा में दंडित किया जाए, ध्यान में रखेंगे 354 सी के तहत ही उसे दंडित किया जाएगा, बस इतना आपको याद रखना है। अब याद रखेंगे 354 डी, भैया 354 डी,
एक मिनट 354 डी, ये है आपका पीछा करना। ये क्या कहता है? पीछा करना, किसी स्त्री का पीछा करना। पीछा करने का मतलब है भाई कि किसी स्त्री को आप पीछा करते हो, नाम से लिखा भी पीछा करना, ठीक है। किसी स्त्री का पीछा करते हो, पीछा भी कब करते हो? मना करने के बाद। उसने मना कर दी भैया हमारा पीछा ना करो, फिर भी नहीं मान रहा भैया उसका पीछा कर रहा हो। किसी स्त्री ने कहा कि भैया उसका पीछा ना करो, फिर भी पीछा कर रहे हो, तो पीछा करना में आएगा, ठीक है। इसमें आपका जो है पीछा करना आता है। और इसमें एक चीज और ध्यान में रखिएगा, इसमें थोड़े इसके कुछ अपवाद भी हैं। और पीछा भी क्यों कर रहा है? वही उसका गलत इरादा है, गलत हरकतें करने के उद्देश्य से पीछा कर रहा है। पीछा करता है, उस स्त्री ने स्पष्ट रूप से उससे मना कर दिया है, इनकार कर दिया है, फिर भी नहीं मान रहा है, फिर भी पीछा कर रहा है ना, तो वो इस धारा के अधीन दोषी होगा। अगर स्त्री ने मना कर दिया हो, मना करने के बाद भी वो उसका पीछा करता है, तो इस धारा के अधीन वो दोषी व्यक्ति होगा। इसके अलावा इसमें इंटरनेट से करता है, ठीक है। अब इसमें एक उदाहरण, एक क्वेश्चन आया था शायद किसी परीक्षा में, कि एक व्यक्ति एक फेमस मॉडल की जो है क्या करता है, उसके पेज में जाता है, उसकी तस्वीरें देखता है, तो किस धारा के तहत अपराध है? तो कोई अपराध नहीं किया भाई। अब आपको तो अपराध इसीलिए नहीं किया कि अगर हम अपना सोशल अकाउंट बनाए हुए हैं, अगर उसमें सोशल अकाउंट में जो सोशल फोटो हमने डाल रखी है सबके लिए, अगर कोई उसमें घुस के देखता है तो वो थोड़ी ना अपराध है, वो तो देखने के लिए डाल रखे हैं। लेकिन अगर कोई गैर, आपने किसी चीज को मान लो किसी को ब्लॉक कर रखा है, या कोई चीज आपने प्राइवेट कर रखी है, प्राइवेट हो जाती है ना, अब वो प्राइवेट कर रखा है, वो प्राइवेसी को तोड़कर घुसता है आपके अकाउंट में, तब वो अपराध है। समझ गए आप? अगर हमने एक अकाउंट बना रखा है अपना इंस्टाग्राम का, उस पर हम पोस्टर डालते हैं, फोटो डालते हैं, अपनी वीडियोस डालते हैं, सब डाल रहे हैं। अब कोई भी, अगर मान लो किसी लड़की ने बना, आप उसमें जाते हो, देखते हो, बढ़िया, तो क्या पीछा करना कहेंगे? इसे नहीं कहेंगे ना, क्योंकि उसने डाले इसलिए कि सब देखें। हाँ, वो बात अलग हो जाती है कि अगर उसने कोई ऐसी फोटो डाले जो अपनी प्राइवेसी अकाउंट बना रखा है, किसी को अनुमति नहीं है, वो केवल उसने अपने लिए सेव कर, आप उसकी प्राइवेसी को हैक करके उसमें घुसते हो, तो फिर ये पीछा करने में आ जाएगा। समझ गए? इसमें दोनों में अंतर होता है। पीछा करना तभी होगा जब आप प्राइवेसी हैक करके जाओगे, ठीक है। नॉर्मली अगर हम फेसबुक चला रहे हैं, सब एक दूसरे से जुड़े रहते हैं, एक दूसरे के अकाउंटों में जाते हैं, तो वो प्राइवेसी हैक नहीं कहलाएगा। प्राइवेसी हैक तभी कहलाएगा जब प्राइवेसी हैक करके जाओगे आप, तभी वो पीछा करना कहलाएगा, ठीक है। इसको ध्यान रखना। और एक चीज और इसमें अपवाद है पीछे करने में, कि कोई पुलिस वाला ये पता करने के लिए कि भैया कौन सा लड़का पीछे परेशान कर रहा है लड़की को, अगर वो लड़की का पीछे पुलिस वाला करता है, या अन्य कोई व्यक्ति लड़की की सुरक्षा के लिए उसका पीछे करता है ना, उसका बैड इंटेंशन नहीं कुल मिला के, तो फिर वो इस धारा के अधीन अपराध नहीं होगा, ठीक है। अब पुलिस वाला देखना चाह रहा है कि मैं पहले काम करता हूँ, देख के जाता हूँ शिकायत सही करी कि गलत, या कौन सा लड़का है, मौके पे पकड़ेंगे उसे, मौके पे पकड़ेंगे तब फिर उसको देखेंगे। अब वो पुलिस वाला भी बेचारा 2-3 दिन पीछा कर रहा है लड़की का, तो वो पीछा करना नहीं कहलाएगा, ठीक है, वो नहीं कहलाएगा, ये याद रखना। तो पीछा करना इसमें 354D में है। और याद में रखना इसमें इंटरनेट द्वारा जो है, इलेक्ट्रॉनिक संसूचनाओं द्वारा जो पीछा करना, वो सब इसमें आता है, ठीक है। सारी चीजें इसमें आती है पीछा करने में। अब देखिए 354D हो गया, अब है 355, थोड़े से सेक्शन और है। 355 देखिए, यहाँ तक इम्पोर्टेंट थे आपके, ठीक है। 354 पूरा इम्पोर्टेंट है। 355 कहता है गंभीर प्रकोपन से अन्यथा किसी व्यक्ति का अनादर करना। गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, ये कह रहा है गंभीर प्रकोपन से अन्यथा, मतलब कोई गंभीर प्रकोपन नहीं, वैसे ही आपने किसी का अनादर किया है तो। और दूसरा 356 एक साथ लिखते थे, एक ही से दंड है इसमें, दंड सब में एक साथ। 356 में भी सेम दंड है और 355 में भी। ये कह रहा है किसी पहनी हुई या ले जाई जा रही चोरी के प्रयत्न में या संपत्ति ले जाने के लिए, 1 मिनट, 356 कहता है किसी व्यक्ति द्वारा ले जाई जाने वाली संपत्ति की चोरी के प्रयत्न में हमला या आपराधिक बल। चोरी के प्रयत्न में हमला है, चोरी के प्रयत्न, चोरी के प्रयत्न में मतलब ये है कि हम सामान टांग के ले जा रहे हो, आपने जुआ झपटी की, उसमें बल प्रयोग भी हो गया, हमला कर दिया उस पर, वो है।
हमारे हाथ में एक थैला है, हम जा रहे हैं बाजार से, आपने हम पे हमला कर दिया, आपने बल प्रयोग कर दिया, वो है छीना झपटी वाली जो घटना होती वो है। तो ऐसे में किसी व्यक्ति को कितने दंड से 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माना, दोनों में 2 वर्ष तक का कारावास या जुर्माने से जो है व्यक्ति को दंडित किया जाएगा। ठीक है, एक तो गंभीर प्रकोपन के अन्यथा किसी को चोट वगैरह पहुंचा रहे हो, दूसरा हम सामान ले जा रहे हैं, उसको झपट रहे हो, हमला कर रहे हो, आपराधिक बल कर रहे हो, तो 356। ये थोड़ा सा याद रखने लायक हो सकती है, याद रख सकते हैं, है ना। कि कोई पूछे भैया कि हम एक व्यक्ति थैला लेता है, जो ना झपटता है तो कहाँ है, तो 356 आपको बताना होगा, 356 लग जाएगी, क्या 356 में दोषी हो जाएगा। अब देखिए सेक्शन 357। 357 कहता है किसी व्यक्ति का सदोष अवरोध कार्य करने में, सदोष अवरोध, वही सदोष अवरोध कार्य कर रहा है भैया, उसमें भेद ये है सदोष अवरोध कार्य करने में। ठीक है, तो इसमें कितनी है, 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपये जुर्माना। 1 वर्ष तक का कारावास या 1000 रुपए का जो है जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 1000 रुपए तक के जुर्माने से दंडित किया जाएगा। 1 वर्ष तक का कारावास है या 1000 रुपए तक का जुर्माना से दंडित किया। सदोष अवरोध कर रहे थे, वो हाथापाई चल गई, डरा दिए, भय कर दिए, तो 357 करी जाएगी। ठीक है, 358 देखिए क्या कहता है। 358 क्या कहता है, 358 कहता है अचानक और गंभीर प्रकोपन मिलने पर, अचानक और गंभीर प्रकोपन मिलने पर और गंभीर, जो पहले लिखा था ना सेम वही है, एक पहले लिख लिया था 358। अचानक और गंभीर प्रकोपन मिलने पर, अचानक और गंभीर प्रकोपन मिलने पर 352 में जो दंड था सेम इसमें है, अधीन स्पष्ट किए गए। इसमें भी जो है 1 माह तक का जो है कारावास और 2000 रुपए तक का जुर्माना। 1 माह तक का कारावास या जुर्माना है। इसमें जुर्माना कितना है, 200 रुपए का जुर्माना, सॉरी 200 रुपए का जुर्माना है इसमें, 200 रुपए का, 200 रुपए का जुर्माना। 1 माता का 352 में भी ठीक कर लेना, मैंने शायद 2000 लिखा दिया, 200 रुपए का है इसमें जुर्माना। ठीक है, नहीं नहीं उसमें 500 रुपए का है वो, ठीक है, नहीं वो अलग है, ये अलग है। ये कह रहा है अचानक वो गंभीर प्रकोपन मिलने पर अगर आप 358 के तहत करते हैं तो 1 माह तक का कारावास या 200 रुपए का जुर्माना। अचानक प्रकोपन दिला दिए किसी ने, उसमें आपने हमला कर दिया उसको, तो प्रकोपन में कर रहे हैं इसलिए सजा कम है। 1 माह तक का कारावास या 200 रुपए तक के जुर्माने से जो है ऐसे व्यक्ति को जो है क्या किया जाएगा, दंडित किया जा सकता है। प्रकोपन में कर रहे हैं तो थोड़ा सा उसमें जो है आपको छूट मिल जाएगी। अब व्यापहरण अपहरण ये जो है कल देखेंगे, व्यापहरण और अपहरण वाले जो है अपराध ये कल देखेंगे। ठीक है, 1 मिनट थोड़ा सा एक ठीक है, व्यापहरण अपहरण वाले जो है अपराध वो जो है अपन कल देखेंगे उनको। आज के लिए बस इतना ही।